Welcome back students. This is your consequently second lecture from zoology और टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ये यूनिट में हम आखिरी चैप्टर पर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर पहले लेक्चर में हमने जो भी कुछ देखा था वो प्लीज आप पहला जो अपने YouTube का वीडियो है वो प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। आपको जितना भी कंटेंट है वो पहले देखना पड़ेगा, बिकॉज ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं बच्चों ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो पहला टॉपिक देखे बगैर आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ क्लिक नहीं होने वाला है। तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज गो टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी डॉक्टर वाघ, वहां पे जाके आप अपना पहला लेक्चर देख लीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे होगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल and please press the bell icon so that whatever new videos or notifications are there I will we are providing to you, वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कम टू द पॉइंट, हमेशा की तरह हमारा जो आज का भी लेक्चर है वो पॉजिटिव थॉट के साथ हम शुरू करते हैं और मूविंग टू आवर टुडेज लेक्चर। तो बच्चों आज का पॉजिटिव थॉट, it's a positive thought as good as a simple question to all of you. What is the basic difference between motivation and habit? What is the basic difference between motivation and habit? What is the motivation? Motivation is something that makes you get started. And what is the habit? Habit is something that makes you keep going on. We need both the thing at a time. हमें दोनों चीजों की जरूरत होती है। मोटिवेशन चाहिए होता है किसी ड्रीम को चेस करने के लिए, हमें जो स्टार्ट करना पड़ता है हमेशा स्टार्ट थोड़ी सी ट्रबलिंग हो सकती है, कभी कभी बहुत सी दिक्कतें आती है, लेकिन हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन। एंड व्हाट इज हैबिट? सी, हैबिट इज समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग ऑन। जो आप कर रहे हो, व्हाट एवर यू वांट टू चेस, प्लीज कीप इट गोइंग ऑन। अपने ड्रीम पर पूरा यकीन रखिए और उसे चेस करने की ताकत रखिए बच्चों, यही है अपनी हैबिट। तो कम टू द पॉइंट विद दिस पॉजिटिव एनर्जी, विद अ लिटिल बिट स्माइल ऑन योर फेस एंड विद वेरी पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज वी आर starting our today's lecture. This is consequently second lecture in human reproduction. तो बच्चों में पहला जो हमारा सेशन था उसमें ज़्यादा कुछ आपको रिवाइज नहीं करूँगा क्योंकि we already have these recorded sessions। तो ये recorded sessions है तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको एक शॉर्ट में बता के आज का लेक्चर शुरू कर देता हूँ। तो आज का जो लेक्चर है, as you can see here, human male reproductive system। see बच्चों, पहले टॉपिक में मैंने जो बताया था आपको कि कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, इररिस्पेक्टिव टू मेल या फीमेल, कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और दूसरा होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चों गोनैड्स, जो कि होते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज, और वहां पे होता है गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। उसके बाद हमने देखा था कि सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो उसमें सबसे जरूरी बात होती है कि जितने भी डक्ट्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, व्हाटएवर, क्योंकि जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कैरी करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी और प्लेस ऑफ फंक्शन वो अलग हो सकती है, तो उन्हें कैरी करना पड़ता है। तो वो सभी ऑर्गन जितने भी होते हैं as well as the place where fertilization will take place, ये सभी चीजें आती है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। तो कम टू द पॉइंट, तो कल पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एज गुड, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट कर दी थी। तो वहां पे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक हमारा डिस्कशन हो चुका था। और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टेस्टिस। और टेस्टिस क्या होती है, उनका डायमेंशन क्या होता है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, मतलब हमने टीएस या हिस्टोलॉजी ऑफ टीएस तक टॉपिक पढ़ा था। तो मैं वही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करता हूँ। टॉपिक का नाम है बच्चों ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हमें दो टॉपिक प्रोबेबली कवर करने हैं। एक तो है बचा हुआ जो पार्ट है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो अलग अलग तरह की डक्ट्स या ट्यूब्स होती है और कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, और उसके बाद एसेसरी ग्लैंड। एंड इफ विल गेट द इनफ टाइम इन दिस लेक्चर विल थिंक अबाउट द सीमेन। और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं यही टॉपिक इन अपोजिट मैनर, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों शुरू कर दे आज का टॉपिक विद यू कैन से आफ्टर द टेस्टिस, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहां से आगे
अपना सिक्रीशंस या जितने भी अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है बच्चों वो तो होता है जो भी गैमेट्स होते हैं, जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं। तो हमने टेस्टिस पढ़ी थी, तो टेस्टिस का जो बेसिक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है वो होता है स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ हम उसे बोलते हैं। अलोंग विद दैट इंटरस्टिशियल सेल्स भी हमने पढ़ी थी, तो वो प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन को। तो चलो ये सिक्रीशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ टेस्टिस बट दे आर नॉट वर्क, और ये कैसे उनका जो भी एक्सपेक्टेड फंक्शन होता है वो टेस्टिस में नहीं होता है। दे विल डू देयर फंक्शन एट डिफरेंट प्लेस। तो उन्हें कैरी करना पड़ता है। तो उन्हें कैरी करने के लिए कौन कौन से सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स काम में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वैसा इफ्रेंशिया। यू कैन हैव द रेफरेंस ऑफ एनी टेक्स्ट बुक। आपके पास एनसीईआरटी की या स्टेट की टेक्स्ट बुक अगर सामने होगी तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो आपको टीएस ऑफ टेस्टिस की डायग्राम सामने रखनी पड़ेगी। तो उसमें आप दो इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते हो कि जो भी डायग्राम आपको दिखाई गई है उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या आप बोल सकते हो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस वो दिखाया गया है। तो बच्चों हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेंटर में एक छोटा सा आप देख सकते हो, जस्ट यू कैन इमेजिन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइक दिस। इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो उसके सेंटर से एक जो छोटा सा ट्यूब आता है, वो जो ट्यूब होता है ऐसी 15 to 20 जो ट्यूब्स होती है ना, हम उसे डक्ट्यूल्स ऐसे भी बोल सकते हैं। डक्ट्यूल्स क्या होता है बच्चों? डक्ट आपको पता है, जो डक्ट को कंट्रीब्यूट करती है उन्हें बोला जाता है डक्ट्यूल। जैसे आर्टेरियोल कंट्रीब्यूट करते हैं आर्टरी को, वेन्यूल कंट्रीब्यूट करते हैं वेन्स को, वैसे डक्ट्यूल कंट्रीब्यूट करते हैं डक्ट को। तो कम टू द पॉइंट, तो 15 to 20 डक्ट्यूल्स जो होते हैं ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो वो एक साथ आ जाते हैं और एक कॉमन स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। हम उसे बोलते हैं बच्चों रेटी टेस्टिस। तो ऐसी जो रेटी टेस्टिस होती है ना, वो फिर से एक बार फिर कॉन्वर्ज हो जाती है और उससे एक स्ट्रक्चर फॉर्म बन जाता है। और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बच्चों वैसा इफ्रेंशिया। सो वैसा इफ्रेंशिया में प्रोबेबली कितने नंबर में रेटी टेस्टिस होती है? क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट नंबर अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। मेरे सामने आपका टेक्स्ट बुक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में जो रेटी टेस्टिस होती है 15 to 20 फाइन कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, मतलब 15 to 20 रेटी टेस्टिस की जो स्ट्रक्चर्स होती है, छोटे फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो एक साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। उसे बोला जाता है वैसा इफ्रेंशिया। तो ये जो वैसा इफ्रेंशिया होती है बच्चों, ये वैसा इफ्रेंशिया स्टिल इट इज इनसाइड द टेस्टिस। क्योंकि हमने टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग देखा था, 3 लेयर्स मैंने आपको बताई थी। मैंने एक शॉर्ट में आपको ट्रिक भी दी थी, VAT। वी का मतलब था करेक्ट वेजिनलिस, ए का मतलब था अल्बुजिनिया और टी का मतलब था हाँ, ये आपको रिकॉल करना है। VAT मैंने दिया था आपको ट्रिक। तो कम टू द पॉइंट, तो अभी ये जो रेटी टेस्टिस है, वैसा इफ्रेंशिया है, ये वैसा इफ्रेंशिया इमर्ज करेगा आउटसाइड दी टेस्टिस। तो इसे टेस्टिस के बाहर आना है। तो जितनी भी रेटी टेस्टिस थी 15 to 20 वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो गई, और जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया थी या ट्यूनिका वेजिनलिस थी, ये सभी मेम्ब्रेन को पियर्स करके वो बाहर आ गई है। नाउ इट विल एंटर द हेड ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड इट इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का हेड जो होता है उसमें एंट्री कर देती है। तो आपको एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए कि आपकी जो वैसा इफ्रेंशिया होती है, एक वैसा इफ्रेंशिया फॉर्म होने में कितने स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करते हैं? तो 15 to 20 रेटी टेस्टिस कंट्रीब्यूट टू फॉर्म सिंगल वैसा इफ्रेंशिया। और ऐसी वैसा इफ्रेंशिया जो होती है वो कन्वर्ज होके जब टेस्टिस के एनाटॉमी से, मतलब पूरा टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है उससे बाहर आकर कहाँ पे एग्जिट होती है, मतलब कहाँ पे एंटर करती है, तो उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस, जिसे हम बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस या हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस। तो बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ। जो सेकेंड ट्यूब होता है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आफ्टर वैसा इफ्रेंशिया, वो होता है एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पता होना चाहिए? अलोंग विथ स्पीकिंग, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। फॉर अ व्हाइल वी कैन इमेजिन लेट इट बी टेस्टिस। तो टेस्टिस का जो एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस होता है वो आपको समझना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा सेंटेंस दिया है बच्चों कि जो एपिडिडाइमिस होता है ना, ये अ पेयर ऑफ C-shaped स्ट्रक्चर लाइंग अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच टेस्टिस।
समझ लेते हैं बहुत से बच्चे कि सी शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसे सी शेप होता है मैं ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूँ आपको। आई कैन शो यू, इट इज लाइक दिस। आप ये डायग्राम में बहुत इजीली समझ सकते हो। तो ये एपिडिडाइमिस है। ये एपिडिडाइमिस पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस पर कैसे होता है। तो एनाटॉमिकली आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ता है। क्यों करना है बच्चों? तो अगर सेंटेंस का एक भी वर्ड आपको पता नहीं है तो सेंटेंस का मीनिंग आपको नहीं मिल सकता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक स्ट्रक्चर है जो सो कॉल्ड टेस्टिस है। तो ये उसका एंटीरियर सरफेस है बच्चों, आपकी तरफ वाला, और जो मेरी तरफ वाला है उसका पोस्टीरियर है। तो ये बन गया उसका एंटीरियर बॉर्डर और ये बन गया उसका पोस्टीरियर बॉर्डर। तो बच्चों सी शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है एपिडिडाइमिस, यू कैन सी हियर इट इज नॉट गोइंग टू एनसर्कल द एंटायर टेस्टिस। वो टेस्टिस की सिर्फ एक हाफ में ही सी शेप में वो टेस्टिस को कवर कर सकता है। टू सी प्रॉपरली आई विल रब द रिमेनिंग स्ट्रक्चर। यू कैन सी क्लियर कट सी शेप्ड स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर। तो ये जो सी शेप वाला स्ट्रक्चर होता है कहाँ पे होता है? तो पोस्टीरियर बॉर्डर। अभी आप एक सवाल उठा सकते हो कि सर आपने तो यहाँ पे साइड में दिखा दिया है, मतलब लैटरल बॉर्डर। सी बच्चों, इट इज टू डायमेंशनल डायग्राम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं किसी टेस्टिस सो कॉल्ड डायग्राम के पोस्टीरियर बॉर्डर पर अगर ये ड्रॉ करता, एपिडिडाइमिस ड्रॉ करता, तो आपको फ्रंट व्यू से वो दिखाई नहीं देती। टू सी इट इन टू डायमेंशनल डायग्राम वी डू शो इट इन लैटरल साइड। तो बच्चों होती कहाँ पर है ये आपको इंटेंशनली पता होना चाहिए। मतलब आप इसे गौर से सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए कि ये पोस्टीरियर बॉर्डर पर होती है। क्योंकि कभी कभी एक अच्छा सेंटेंस जो आपने अच्छी तरह से याद किया है आपको 4 मार्क्स दे सकता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या 2 या 1 मार्क दे सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। कम टू द पॉइंट, तो एपिडिडाइमिस होता है, इट इज सी शेप्ड, वेरी फाइन ट्यूब्यूल्स होती है जिसका एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस पर। हाँ, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक इस पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सा है बच्चों? तो एक तो पोस्टीरियर बॉर्डर पर होता है, दूसरा हाईली कॉइल्ड डक्ट होता है, लेकिन इसका लेंथ कितना हो सकता है ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पूरा अगर आप देखोगे तो इसका लेंथ होता है बच्चों 6 मीटर। यू कांट इवन इमेजिन, 6 मीटर बहुत लंबा होता है बच्चों। जस्ट इमेजिन करो कि ये स्ट्रक्चर होता है 1 मीटर, तो आप 6 मीटर इमेजिन कर सकते हो। 6 टाइम्स ऑफ दिस इज एपिडिडाइमिस। तो इतना बड़ा एपिडिडाइमिस है, जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन या पूरा एलिमेंट्री कैनल जैसे कॉइल्ड होता है ना, वैसे ही ये एपिडिडाइमिस 6 मीटर लंबा होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो ट्यूब्यूल होता है ये हाईली कॉइल्ड होता है। क्यों कॉइल्ड हो सकता है? 6 मीटर का स्ट्रक्चर आपको अगर 4-4.5 सेंटीमीटर में अगर कवर करना है बच्चों, तो आप कैसे करोगे? यू नीड टू मेक इट हाईली कॉइल्ड। तो याद रखिए इसकी टोटल लेंथ होती है 6 मीटर और ये पूरा कॉइल्ड होता है। और ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस पर सी शेप के फॉर्म में लगा हुआ होता है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसे अब हम डिवाइड कर देते हैं 3 स्ट्रक्चर्स में फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो 3 पार्ट कौन से होते हैं बच्चों? देखिए मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो होता है हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस, दूसरा होता है बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमिस और तीसरा होता है टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस। ये तो वेरी कॉमन वर्ड्स है। बायोलॉजी में हमें इन्हें अगर स्पेसिफाई करना है तो मैं इसे लिख देता हूँ। जो हेड होता है इसे बोला जाता है कॉडा, उसके बाद जो बॉडी होती है उसे बोला जाता है कॉर्पस, और जो टेल होती है, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, कैप्यूट। जो हेड होता है हम इसे बोलते हैं कैप्यूट, सॉरी इट वाज अ मिस्टेक। और बॉडी जो होती है उसे बोला जाता है कॉर्पस, और जो टेल होती है इसे बोला जाता है कॉडा। तो हम इसे नाम दे सकते हैं। वी कैन डिफरेंशिएट द एपिडिडाइमिस इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से बच्चों? हेड या कैप्यूट, बॉडी या कॉर्पस, टेल या कॉडा। तो हेड रिगार्डिंग आपको क्या याद रखना है? हेड कौन से पार्ट से स्टार्ट करता है? इट इज अ कन्वर्जेंस ऑफ रेटिटेस्टिस एज वेल एज रेटिटेस्टिस कन्वर्ज होके क्या फॉर्म कर देती है? करेक्ट,
ये फॉर्म कर देते वैसा इफ्रेंशिया। तो वैसा इफ्रेंशिया कहाँ पे एंट्री करता है, तो हेड में एंट्री करता है। हेड में एंट्री करने के बाद बॉडी का जो कॉइलिंग होता है वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म के लिए काम में आता है। और सबसे जरूरी बात होती है टेल। तो टेल का इंपॉर्टेंस क्या होता है, जैसे ये रिसीव करता है ये, वैसे ये लीव करता है। जितने भी फिजियोलॉजिकली मैच्योर्ड स्पर्म्स होते हैं ना, ये लीव करता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वास डिफरेंस की तरफ ये भेज देता है इसे। तो बच्चों ये थे पार्ट्स ऑफ द एपिडिडाइमिस। मूव टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो बच्चों नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है वैसा डिफरेंशिया। बहुत से बच्चे वैसा इफ्रेंशिया और डिफरेंशिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वैसा इफ्रेंशिया को एज इट कैरीज द सीमेन और एज इट कैरीज द स्पर्म, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड या स्पर्मेटिक डक्ट ऐसा भी कहा जाता है। तो बच्चों ये जो वैसा डिफरेंशिया है, ये वैसा डिफरेंशिया इसकी अप्रोक्सीमेट जो लेंथ होती है ये होती है 40 सेंटीमीटर। बायोलॉजी में ऐसे आप कोई कंफर्म नंबर तो नहीं लिख सकते हो, लेकिन जब जो भी वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है। आप ऐसे श्योर या क्या बोल सकते हो, यू कांट बी स्टिक अप ऑन अ पर्टिकुलर नंबर, क्योंकि बायोलॉजी में जो भी कुछ होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है या रेंज में होता है। तो कम टू द पॉइंट, जो एपिडिडाइमिस है, तो एपिडिडाइमिस होता है अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर। एपिडिडाइमिस का स्टार्ट पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है। एपिडिडाइमिस का स्टार्ट पॉइंट होता है जो टेल होती है एपिडिडाइमिस की। एपिडिडाइमिस हमने देखा, एपिडिडाइमिस का टेल पार्ट जो होता है, जिसे हमने बोला था इट इज अ कॉडा एपिडिडाइमिस। तो कॉडा एपिडिडाइमिस से स्टार्ट होता है। देखो बच्चों, कॉडा एपिडिडाइमिस वगैरह वगैरह ये सभी स्ट्रक्चर स्क्रोटम में है। तो स्क्रोटम की किसी एक टेस्टिस से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। समझो ये कॉडा वाला स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से ये स्पर्मेटिक कॉर्ड, मतलब ये वैसा डिफरेंशिया ये ऊपर आने लगता है, तो ऊपर की तरफ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज असेंडिंग। असेंडिंग मतलब दैट रन टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये असेंडिंग होता है और इसकी लेंथ होती है 40 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट पॉइंट मैंने बताया टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस, मतलब कॉडा एपिडिडाइमिस इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द वैसा डिफरेंशिया। और वहां से शुरू होकर देखो ये स्क्रोटम के थ्रू रन हो रहा है, एंड देन इट विल एंटर द इंग्वाइनल कैनल। इंग्वाइनल कैनल में मैंने ग्रिप्टर गाइडिज्म बताते वक्त आपको बोला था। तो इट रन्स थ्रू द इंग्वाइनल कैनल, और इंग्वाइनल कैनल के थ्रू वो कहाँ पे आ जाता है बच्चों, तो एब्डोमिनल रीजन में आ जाता है। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो एब्डोमिनल एज वेल एज इंट्रा एब्डोमिनल दोनों जगह पे प्रेजेंट होता है। तो ये होता है बच्चों वैसा डिफरेंशिया, जिसे हम सेमिनल ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, जो सीमेन कैरी करता है या स्पर्म्स को कैरी करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेमिनल ट्यूब्यूल, या जिसे स्पर्मेटिक कॉर्ड भी बोला जाता है। तो कम टू द पॉइंट, ये वैसा डिफरेंशिया इंग्वाइनल कैनल के थ्रू एब्डोमेन में आ गया। एब्डोमेन में आने के बाद अभी जो यूरेटर होता है बच्चों, यूरेटर आप एक्सक्रीशन में पढ़े होंगे। तो यूरेटर जो होता है, यूरेटर का ऐसा लूप होता है, तो यूरेटर से ऐसे लूप फॉर्म करके वो डिसेंडिंग जर्नी स्टार्ट कर देता है। तो कैसे, मैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ड्रॉ कर देता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार, लेट इट बी यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हो गया बच्चों यूरेटर, ये हो गया यूरेटर। तो ये जो वैसा डिफरेंशिया होता है ना, ये वैसा डिफरेंशिया वहां से डिसेंड करने लगता है, तो एक ऐसे लूप फॉर्म कर देता है क्रॉसिंग वाला। तो ये ऐसा लूप जो होता है, इस पर भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर लूप फॉर्म कर देता है, किसके साथ कर देता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके साथ लूप फॉर्म करने के बाद ये इसका डिसेंडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाता है। इसी अब तक था असेंडिंग और उसका जर्नी स्टार्ट हो गया डिसेंडिंग। तो जैसे ही वो डिसेंडिंग जर्नी स्टार्ट कर देता है, वो आता है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की तरफ, जिसका नाम होता है बच्चों सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल एक एक्सेसरी ग्लैंड है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये खुद एक ग्लैंड है, और यहाँ से आगे जो पार्ट होता है ना बच्चों वैस डिफरेंशिया का, इसे वैसा डिफरेंशिया नहीं बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो कहाँ से कहाँ तक उसका जर्नी था, मैंने बताया टेल ऑफ दी टेस्टिस से स्टार्ट हुआ, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो पहली एसेसरी ग्लैंड होती है वहां तक उसका जर्नी होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मैनर में। टोटल लेंथ मैंने बताया 40 सेंटीमीटर। अगर कोई आपसे फंक्शन पूछता है वैसा डिफरेंशिया का, तो क्या फंक्शन हो सकता है बच्चों, इजी है। फंक्शन होता है टू कैरी
the sperms from the place of production of the sperm, that means testes, to the place of delivery, मतलब towards the urethra। तो ये कनेक्ट करने का, इसे कैरी करने का जो फंक्शन होता है वही होता है बच्चों वैसा डिफरेंशिया का फंक्शन। एट द एंड ऑफ द चैप्टर या शायद आपको जो भी चैप्टर का एंडिंग पार्ट है वहाँ पर आपको कुछ ऐसी सर्जरीज के बारे में डिस्कशन किया जाएगा जो परमानेंट स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज की जाती है, या ऐसी कुछ टर्म्स होती है हमारी मेडिकल फील्ड में, हम इसे मेल स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। तो जैसे मेल स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसीजर है बच्चों जहाँ पर ये जो वैसा डिफरेंशिया होता है ना इसे कट किया जाता है नॉन सर्जिकली। नॉन सर्जिकली का मतलब विदाउट हैविंग एनी कट और वुंड, इसे हम कट कर देते हैं और कट करने के बाद यहाँ पे उसे लाइग कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिर्फ टेस्टिस में से जो भी स्पर्मेटोजोआ टुवर्ड्स द यूरेथ्रा और टुवर्ड्स द इजैकुलेटरी डक्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा रहे थे वो अभी नहीं जा सकते। हाँ, एक जरूरी बात ये होती है कि यहाँ पे जो भी हार्मोन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये बहुत लोगों को इंटरनली एक क्वेश्चन होता है कि उसके बाद ये मेल स्टरलाइजेशन जो थे इसे वैसेक्टॉमी बोलते हैं, वैसेक्टॉमी। तो वैसेक्टॉमी होने के बाद वो पर्सन जो होता है उसका टेस्टोस्टेरोन बॉडी में नहीं जाता है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। नहीं बच्चों, हार्मोन कभी भी किसी ट्यूब के लिए ये नहीं होता है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं होता है। हार्मोन्स आर ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड वो वहां से अपना काम शुरू कर दे। तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि वैसा डिफरेंशिया कट होने के बाद वो पर्सन उसका टेस्टोस्टेरोन या उसका जो भी कुछ वाइगर होता है, सेक्सुअल वाइगर होता है, उसमें कुछ डेफिशिएंसी आ सकती है। तो ये गलत बात है। या ये एक सेकेंडरी पार्ट था रिगार्डिंग वैसेक्टॉमी, मतलब मेल स्टरलाइजेशन की जो सर्जरी होती है, जो प्रोसीजर होती है, वो कौन से ऑर्गन पर, कौन से पार्ट पर की जाती है, ये मैंने सबसिक्वेंटली आज के टॉपिक में बताया। चलो आगे बढ़ते। तो ये था वैसा डिफरेंशिया। उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है इसका लेंथ होता है हार्डली 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर कैसे फॉर्म करता है, आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट। देखो बच्चों, ये तो सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल, ये ऊपर से आया था वैसा डिफरेंशिया, और वैसा डिफरेंशिया प्लस ये है सेमिनल वेसिकल और ये है वैसा डिफरेंशिया। तो ये दोनों के जो डक्ट होते हैं ना, ये तो वेसिकल इतना हो गया और ये है उसका डक्ट, मतलब उसका ट्यूब जो उसका सिक्रीशन कैरी करता है टुवर्ड्स दी वैसा डिफरेंशिया। तो ये दोनों मर्ज हो जाने के बाद ऐसा एक वाई स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है बच्चों। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से आगे, ये जो 2 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। कोई आपसे अगर फॉर्मूला पूछता है तो आप इजीली बता सकते हो, इजैकुलेटरी डक्ट इज इक्वल टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाँ, जो सेमिनल वेसिकल होता है उसका जो ट्यूब्यूल होता है, सॉरी मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जो सेमिनल वेसिकल होता है उसका जो डक्ट होता है, वो डक्ट और वैसा डिफरेंशिया ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है और एक वेरी शॉर्ट स्ट्रक्चर को, एक शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देती है। उसका नाम होता है बच्चों इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, ऐसा पहला स्ट्रक्चर जो along with sperms एक पर्टिकुलर सिक्रीशन कैरी कर रहा है, जो सिक्रीशन सिक्रेटेड होता है सेमिनल वेसिकल से, जो पहली एसेसरी ग्लैंड होती है। तो उसमें इजैकुलेटरी डक्ट, क्यों इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन में सबसे पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जो ग्लैंड का सिक्रीशन कैरी करता है along with स्पर्मेटोजोआ। तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। इजैकुलेटरी डक्ट में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या होती है कि उसका एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और वो क्या क्या सिक्रीशन कैरी करता है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट कैरीज बोथ सीमेन एज वेल एज स्पर्मेटोजोआ। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो होता है यूरेथ्रा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ से आगे जो है वो है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो होता है, अभी यूरेथ्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ बच्चों। आप कंसिक्वेंटली जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसमें या आप एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में पढ़ोगे कि फीमेल यूरेथ्रा जो होता है ना, दैट कैरीज ओनली यूरिन, माइंड इट। फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूरिन कैरी करता है, तो उसे सिर्फ यूरिनो
या यूरिनल डक्ट ऐसा बोला जाता है, बट इन केस ऑफ मेल यूरेथ्रा इट कैरीज बोथ यूरिन एज वेल एज सीमेन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो याद रखिए इट इज बेसिक डिफरेंस। दूसरी बात, जो फीमेल यूरेथ्रा होता है वो शॉर्ट होता है, जो मेल यूरेथ्रा होता है वो लॉन्ग होता है। अभी जो मेल यूरेथ्रा है बच्चों, मैंने उसका फंक्शन आपको बता दिया कि इट कैरीज बोथ सिक्रीशंस, यूरिन भी होता है मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी कैरी करता है, और जो इजैकुलेटरी प्रोडक्ट होता है उसे भी कैरी करता है सीमेन को। तो ये जो सॉरी यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा को मैं अभी एक डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। लेट इट बी मेल यूरेथ्रा। तो ये जो मेल यूरेथ्रा होता है इट इज द यू कैन से ओनली पार्ट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट पासेस थ्रू वेरियस ऑफ रीजन्स। तो अलग अलग रीजन से पास होता है। कौन कौन से रीजन से पास होता है बच्चों, मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, तो देखिए 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो जो पहला पार्ट होता है यूरेथ्रा का, हम इसे बोलते हैं एक ग्लैंड होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसका नाम होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। जो सेकंड पार्ट होता है यूरेथ्रा का, हम इसे बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा या इसे पेनाइल यूरेथ्रा ऐसा भी कहा जाता है। और तीसरा और आखिर वाला जो होता है ये जो पार्ट होता है दैट एग्जैक्टली पासेस थ्रू द पेनिस टिल द इजैकुलेशन पॉइंट, मतलब टिल द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये 3 पार्ट होते हैं बच्चों। सबसे पहला है प्रोस्टैटिक, दूसरा है मेम्ब्रेनस और तीसरा होता है पेनाइल यूरेथ्रा। तो जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है, वो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कितना बड़ा होता है और उसका काम क्या होता है ये मैं पहले बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये पूरा जो यूरेथ्रा होता है ना, ये इट्स अ ट्यूब दैट इज इंटरनली लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस भी होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम भी होती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सिक्रिटरी सेल्स होती है, मतलब इसमें एक पर्टिकुलर सिक्रीशन भी कंटिन्यूअसली सिक्रिट होते रहता है, बिकॉज इट कैरीज दी सिक्रीशंस। तो चाहे वो जेनाइटल सिक्रीशंस हो, चाहे वो यूरिन हो, उसे स्वाइप आउट करने का काम किसके ऊपर होता है, यूरेथ्रा के अंदर होता है। यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन टू यूरेथ्रा। कम टू द पॉइंट, तो जो पहला यूरेथ्रा है बच्चों उसका नाम है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। तो जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है, ये प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा इट इज सराउंडेड विद प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखोगे तो आपको नींबू के जैसी, मतलब अप्रोक्सीमेटली टू दैट साइज मैं आपको बता रहा हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली वो साइज की एक ऐसी ग्लैंड होती है। लेट दिस मार्कर बी यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा, ये ऐसा प्रोस्टेट ग्लैंड है। लेट माय फीस्ट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस मार्कर एज अ यूरेथ्रा। तो आपको ये दिख नहीं रहा है, क्यों? बिकॉज इट इज गोइंग टू पास थ्रू दी प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ऑलरेडी ऊपर से क्या कैरी कर, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। तो ऑलरेडी ये क्या कैरी कर रहा है, सीमेन कैरी कर रहा है अलोंग विद स्पर्मेटोजोआ, प्लस उसमें क्या ऐड हो गए हैं बच्चों। तो जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये एक एसेसरी ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो खुद का एक सिक्रीशन उसमें डाल देता है। तो ये जो यूरेथ्रा होता है ना, सॉरी, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड खुद के अलग अलग डक्ट्स के थ्रू, जिसे कहा जाता है प्रोस्टैटिक डक्ट्स, तो उसके थ्रू जितने भी जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है उसका सिक्रीशन होता है, वो कहाँ पे डाल देता है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में डाल देता है। तो अभी प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में जो भी सीमेन है या जो भी सिक्रीशन है, तो बच्चों उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो स्पर्मेटोजोआ है जो टेस्टिस से आए हैं वैसा डिफरेंशिया के थ्रू। दूसरी बात, सेमिनल वेसिकल के थ्रू सेमिनल फ्लूइड उसमें ऐड हुआ है, और प्रोस्टैटिक फ्लूइड। तो ये तीनों चीजें मिलकर यहाँ से कैरी होती है। तो आपको पूछा जाता है कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो होता है वो क्या क्या कैरी करता है। वो यूरिन भी कैरी कर सकता है, और स्पर्मेटोजोआ के साथ सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अलोंग विद स्पर्मेटोजोआ कैरी करता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तो इसका भी डिस्कशन करना है। इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द urethra that start with
एंड ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड रूट ऑफ द पेनिस। तो ऐसा इंटरसेक्शन के पॉइंट में ये देखिए, ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उसके एंड में, और ये पेनिस है, तो पेनिस का एंडिंग जो पार्ट होता है, एंड वाला जो पार्ट होता है, मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा पास होता है। और इसका भी फंक्शन एज सच आप बोल सकते हो कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो होता है, ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा भी जैसे मैंने प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बारे में बताया था, इट आल्सो कैरीज सीमेन अलोंग विथ यूरिन, सीमेन अलोंग विथ यूरिन। हाँ, जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा था, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कोई बुक में ऐसा दिया गया है, इट कैरीज ओनली यूरिन, इट कैरीज ओनली यूरिन। पर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ऑलरेडी जो सेमिनल वेसिकल होता है वो सिक्रीशन डाल देता है, एज वेल एज उसमें स्पर्मेटोजोआ भी होते हैं। हाँ, नॉट बोथ एट अ टाइम, सेक्सुअल अरोजल के वक्त या कोइटस के वक्त ही सीमेन आता है, तो उसमें सीमेन का भी कंडक्शन हो सकता है। तो कम टू द पॉइंट, ये था सेकेंड वाला मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा दैट पासेस थ्रू दी। मैंने आपको बताया कि दो यूरेथ्रा के बीच में एक कनेक्शन जैसा या ब्रिज जैसा होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। नाउ थर्ड वन एंड नेक्स्ट वन, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज अ पेनाइल यूरेथ्रा। पेनाइल यूरेथ्रा एज इट पासेस थ्रू दी पेनिस। तो बच्चों, ये जो पेनाइल यूरेथ्रा होता है ना, ये पेनाइल यूरेथ्रा मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होता है ना, पेनिस, इसके थ्रू पास होता है, इसके थ्रू पास होता है। तो मैं जब आपको पेनिस पढ़ाऊंगा वेरी नेक्स्ट टू दिस टॉपिक, तो उसमें आपको मैं ऑलरेडी बताने वाला हूँ कि पेनिस का अगर टीएस लिया जाए तो उसका जो बीच वाला रीजन होता है, एक्चुअली दो लैटरल टिश्यूज के स्ट्रैंड्स उसमें से रन होते हैं, और एट द सेंटर देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें से ये पेनाइल यूरेथ्रा पास होता है। तो ये पूरा पेनिस का जो लेंथ होता है उसे कैरी करता है, मतलब उससे पास होता है। और सबसे जरूरी बात, ये एट द टिप ऑफ द पेनिस ओपन होता है आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी का मतलब होता है बच्चों, जो भी सिक्रीशंस होते हैं उन्हें उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का जो बेसिक फंक्शन होता है, जो भी कुछ डेस्टिनेशन होता है, वो काम करता है पेनाइल यूरेथ्रा। कम टू द पॉइंट, ये पेनाइल यूरेथ्रा जो होता है, ये पेनाइल यूरेथ्रा में दो स्फिंक्टर्स होते हैं बच्चों। एक होता है एट द बेस ऑफ द यूरेथ्रा, और दूसरा होता है एट द मिड ऑफ द यूरेथ्रा। तो जो एट द बेस होता है बच्चों, वो होता है इनवॉल्यूंटरी, और जो इनवॉल्यूंटरी होता है वो बना होता है स्मूथ मसल से, और उसका पूरा जो कंट्रोल होता है वो होता है आपके मिडल ऑब्लोंगेटा और आपके ब्रेन पर। दूसरा जो होता है वॉल्यूंटरी, तो वो बना होता है स्टाइटेड मसल से। स्टाइटेड मसल्स और वॉल्यूंटरी होने की वजह से उसका कंट्रोल अंडर द पर्सन्स कंट्रोल होता है, मतलब दैट पर्सन कैन कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ दैट यूरेथ्रा। तो ये था यूरेथ्रा पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फंक्शन कोई पूछेगा तो इट कैरीज बोथ रिप्रोडक्टिव सिक्रीशंस एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिक्रीशंस, मतलब यूरिन एज वेल एज यूरिन दोनों को, सीमेन दोनों को कैरी करने का काम करता है यूरेथ्रा। मूव टू नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड दैट इज द पेनिस। तो बच्चों, पेनिस जो होता है, इट इज लास्ट बट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे कॉपुलेटरी ऑर्गन ऐसा भी कहा जाता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन इसके लिए बिकॉज इट डिलीवर्स द स्पर्म्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो पेनिस होता है, ये पेनिस के बारे में इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये जानना है कि मॉर्फोलॉजी तो आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है, लोकेशन भी दिया गया है, लेकिन मैं मॉर्फोलॉजी और लोकेशन ये पार्ट में आपको ज़्यादा इंगेज नहीं करूँगा। मैं आपको डायरेक्टली उसके हिस्टोलॉजी पर लेके जाता हूँ बच्चों। ये जो पेनिस होता है, इसमें दो पोस्टेरोलैटरल टिश्यूज होते हैं जिसे कहा जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक बीच में बड़ा सा एक टिश्यू का स्टैंड होता है, कॉर्ड होता है, जिसे बोला जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो मैं आपको वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। तो ये जो पेनिस होता है, लेट इट बी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस। अगर पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन में लेता हूँ तो समझ लीजिए, ये समझो ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको दो लैटरल ऐसे कॉर्ड्स दिखाई देंगे। ये जो दो लैटरल कॉर्ड्स होते हैं बच्चों, पोस्टेरो लैटरल टिश्यूज के कॉर्ड्स होते हैं, जिसे कहा जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज आर टू वेंट्रोलैटरल कॉर्ड्स, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एट द सेंटर एक बड़ा सा, ये ऊपर की तरफ था, मतलब
टुवर्ड्स द डॉर्सल सरफेस था, तो टुवर्ड्स द वेंट्रल सरफेस ये होता है, और ये होता है कॉर्पोरा, जस्ट अ मोमेंट, इट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो बच्चों कॉर्पोरा कैवर्नोसा दो स्ट्रैंड्स होते हैं, यू कैन जस्ट इमेजिन इट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ऐसे दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो लैटरल साइड में होते हैं। हाँ, सबसे जरूरी बात अभी कॉर्पोरा कैवर्नोसा का फंक्शन क्या होता है बच्चों, सो दे आर सपोर्टिव, दे आर मेकिंग दी पेनिस इरेक्टाइल ड्यूरिंग द सेक्सुअल अरोजल, तो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा का काम होता है। और जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है, एज द नेम सजेस्ट, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो होता है ना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू साइनसेस से बना हुआ होता है, या इसमें बहुत सारी रिच टिश्यू साइनसेस होती है। तो ये टिश्यू साइनसेस का फंक्शन क्या होता है बच्चों, तो ये जो साइनसेस होती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल अरोजल, क्या होता है, ये जितना भी ब्लड होता है, ये ब्लड ये टिश्यू साइनसेस में आ जाता है, बिकॉज दो साइनसेस गॉट फिल्ड विद द ब्लड। ये जो पेनिस होता है ये इरेक्ट हो जाता है, एंड इट बिकम हार्ड बिकॉज ऑफ दैट रशिंग द ब्लड इनटू द साइनसेस। तो ये जो काम होता है ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का होता है। यहाँ से आगे बढ़ते बच्चों, ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है ना, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में ये जो डक्ट मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा कौन से टिश्यू से पास होता है, अगर आपको पूछा जाएगा तो ये टिश्यू होती है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो बच्चों कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से यूरेथ्रा पास होता है, ना कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा से। कॉर्पोरा कैवर्नोसा साइनसेस कैरी करती है जो पेनिस को हार्ड बनाने के लिए यूटिलाइज होती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल अरोजल। तो ये यूरेथ्रा आगे जाकर ओपन होता है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का एक बेसिक इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है ये आगे जाकर पेनिस के एट द टिप ऑफ द पेनिस ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, जो स्ट्रक्चर हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, जिसे कहा जाता है ग्लांस पेनिस। और ये जो टिप होता है पेनिस का, ये ग्लांस पेनिस, इट इज हाईली you can say it is highly sensitive because it is richly supplied with the nerve endings। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो होती है, अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखोगे तो ये जो ग्लांस पेनिस होता है, ये ग्लांस पेनिस एक स्किन से कवर होता है, और वो जो स्किन होती है जिसे कहा जाता है फोर स्किन या प्रीप्यूस। तो बच्चों ये था अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स थे, और पेनिस मतलब जो भी कॉपुलेटरी ऑर्गन था उसके बारे में हमने देखा। तो इसके बाद का जो छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है वो टॉपिक है बच्चों एसेसरी ग्लैंड्स। तो एसेसरी ग्लैंड्स में आपको क्या पढ़ना है, तो एसेसरी ग्लैंड्स, इसे एसेसरी क्यों कहा जाता है, ये टॉपिक से मैं डिस्कशन करना शुरू कर दूंगा। एसेसरी इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि ये नेसेसरी नहीं होती है। अब नेसेसरी किसे कहा जाएगा, समथिंग दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स इज कॉल्ड एज ए नेसेसरी। तो बच्चों नेसेसरी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गैमेट्स ऑलरेडी टेस्टिस ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने फॉर्म किए हैं। तो जो एसेसरी ग्लैंड्स होती है इनका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ सपोर्टिव फ्लूइड, जिसे सेमिनल फ्लूइड या सीमेन कहा जाता है। तो ये जो एसेसरी ग्लैंड्स है ये कौन कौन सी होती है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले एसेसरी ग्लैंड जो होती है इसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है एट दी बेस ऑफ द पेनिस होती है। हमने यूरेथ्रा का डिस्कशन करते वक्त मैंने आपको बताया भी था। तो एट द बेस ऑफ द पेनिस और एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर ये वहाँ पे होती है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये पूरा जो प्रोस्टेट होता है ना, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू यूरेथ्रा पास होता है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअली बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है, ये कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये डिवाइडेड होता है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में। तो ऐसे बहुत सारे लोब्स होते हैं, अराउंड 20 to 30 छोटे छोटे लोब्स उसमें होते हैं, और हर एक लोब से एक स्पर्मेटिक कॉर्ड या प्रोस्टेटिक कॉर्ड, सॉरी मैं गलत बोल गया, एक 20 to 30 जो लोब्स है, हर लोब में से एक छोटा सा प्रोस्टेटिक कॉर्ड कहाँ पे आता है बच्चों, तो यूरेथ्रा में आता है।
फंक्शन क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का? प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट्स अ प्रोस्टैटिक फ्लूइड। कैसा होता है? तो इट इज व्हाइटिश लिक्विड। इट इज अ व्हाइटिश लिक्विड। एक थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का एक फ्लूइड होता है, गाढ़ा वाला, थिक वाला। और सबसे जरूरी बात, इट फॉर्म द 30% ऑफ सीमेन। जो टोटल सीमेन होता है 3 to 4 ml, उसका 30% पार्ट कौन कंट्रीब्यूट करता है बच्चों? तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड या प्रोस्टेट ग्लैंड कंट्रीब्यूट करती है। ये जो प्रोस्टेटिक सिक्रीशन होती है या प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, इसका पीएच होता है 6 to 6.5। इसका पीएच होता है 6, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इसका पीएच होता है 7 या 7 से ज्यादा। मतलब ये होता है हाईली अल्कलाइन। ये 6 to 6.5 मैंने कैसे बोल दिया? तो प्रोस्टेटिक जो सिक्रीशन होता है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है बच्चों? तो जो फीमेल वजाना या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो पीएच होता है वो 6 to 6.5 होता है, मतलब एसिडिक होता है। तो इसे न्यूट्रलाइज करने का काम जो होता है ये होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड का। बच्चों आगे बढ़ते हैं सेकेंड जो एसेसरी ग्लैंड है उसकी तरफ। सेकेंड एसेसरी ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, आप अगर डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में आपको एक पेयर दिखती है, पेयर। मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड को सिंगल बोला था, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड होती है। तो ये जो सेमिनल वेसिकल होती है, ये अगर आप डायग्राम में देखोगे तो बहुत छोटी सी होती है, हार्डली इट इज अ पी शेप्ड और इक्विवेलेंट टू दैट। तो उतनी छोटी सी ग्लैंड्स होती है। फाइब्रोमस्कुलर पैचेस होते हैं, पाउचेस होते हैं, फाइब्रोमस्कुलर पाउचेस। और इसका काम होता है बच्चों टू सिक्रेट a particular fluid that is named with their name। उसका नाम होता है सेमिनल वेसिकल, तो उसके फ्लूइड को नाम दे दीजिए आप सेमिनल फ्लूइड। तो इसका जो सिक्रीशन होता है हम इसे बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। तो ये जो सेमिनल फ्लूइड होता है या सेमिनल सिक्रीशन होता है विस्कस फ्लूइड होता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 60% ऑफ टोटल सीमेन में। प्रोस्टैटिक सिक्रीशन कंट्रीब्यूट करता है 30%, तो सेमिनल जो सेमिनल फ्लूइड होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 60%। सबसे जरूरी बात, ये जो सेमिनल फ्लूइड होता है इसके 3 इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं। कौन कौन से 3 कंटेंट होते हैं? जो पहला कंटेंट होता है बच्चों वो होता है फ्रुक्टोज, दूसरा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और तीसरा जो होता है फाइब्रिनोजेन। इसके बारे में पूछा जाता है। तो फ्रुक्टोज जो होता है बच्चों, फ्रुक्टोज इज अ काइंड ऑफ हेक्सोज शुगर या मोनोसैकेराइड होता है, जैसे कि ग्लूकोज होता है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है बच्चों कि दिस इज द ओनली प्लेस, दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर, दिस इज द ओनली फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी जो फ्रुक्टोज कैरी करता है। अदरवाइज फ्रुक्टोज ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में कहीं पे भी नहीं पाया जाता है अनलेस इट इज टेकन वॉल्यूंटरीली। तो फ्रुक्टोज होता है, फंक्शन क्या हो सकता है? कोई भी जो ग्लूकोज होता है या फ्रुक्टोज होता है ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है फॉर दी स्पर्मेटिड्स। अच्छी बात होती है। दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं बच्चों, ये ऐसे सिक्रीशंस है जो मसल्स में, पर्टिकुलरली जो स्मूथ मसल्स होती है ना, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आफ्टर इजैकुलेशन जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना सेमिनल फ्लूइड में या सीमेन में, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसकी जो भी स्मूथ मसल्स होती है उसे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है इन ऑर्डर टू मूव दैट सीमेन टुवर्ड्स दी अपवर्ड डायरेक्शन, यूट्रस की तरफ और फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करने के लिए जो भी पेरिस्टाल्सिस इनिशिएट करना होता है वो करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तीसरा जो होता है फाइब्रिनोजेन हमने ब्लड और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड उसमें भी पढ़ा है, तो शायद आपको रिकॉल हो चुका होगा कि फाइब्रिनोजेन का फंक्शन होता है बच्चों टू कोएगुलेट या टू क्लॉट। तो यहाँ पे भी वही फंक्शन है। जब सीमेन सिक्रीट होता है, सॉरी जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीमेन इजेक्ट होता है तो वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड होता है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में इजेक्ट होने के बाद वो इट शुड नॉट फ्लो अवे या फ्लो डाउन इन ऑर्डर टू मेक इट मोर सॉलिडिफाइंग, या उसे और सॉलिडिफाई करने के लिए ये फाइब्रिनोजेन काम में आता है। तो आफ्टर इजैकुलेशन जो सीमेन होता है ना उसे थोड़ा सा क्लॉट कर देता है, ज्यादा गाढ़ा या ज्यादा थिक बना देता है। कौन? तो फाइब्रिनोजेन।
मैंने कंट्रीब्यूशन बताया बच्चों 60%, और हर एक पार्ट का फंक्शन ही सेमिनल फ्लूइड का फंक्शन होता है। ये भी अल्कलाइन इन नेचर होता है, 7 से ज़्यादा इसका पीएच होता है। और हाँ, ज़रूरी बात, ये भी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक पीएच इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए हेल्प करता है। तो तीसरा और आखिर वाला जो ग्लैंड है बच्चों आज के टॉपिक का, मतलब एसेसरी ग्लैंड का, उसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड। तो ये जो कॉपर्स ग्लैंड होती है, आप प्लीज डायग्राम देखिए। डायग्राम में देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, दो छोटी सी ग्लैंड होती है, दो छोटी सी। तो इसे एक और नाम है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक ग्लैंड है जिसके नाम से ये थोड़ा सा मैच कर देता है। तो इसका जो अदर नेम है ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ